हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हाय हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल, ये सब बाद में होता रहेगा। अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास समय कम है। तुरंत तुरंत बात करेंगे यहाँ पे कि आपको क्या करना है, फटाफट क्या करना है। आपको यहाँ पे जाके क्लेम करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आखिरी मौका है आपको अपने मार्क्स बढ़ाने का। 1 नंबर आपको मिल सकता है, 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। जितना आप ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे यहाँ पर, है ना, उतनी आपकी यहाँ पर, अगर आप 39 पे है, 40 पे है, 45 पे है, तो अपना यहाँ पर +1 +2 लेने का आपके पास एक आखिरी मौका है, अंतिम चांस है यहाँ पर। ठीक है, तो जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आपत्ति है उसको वहां पर पेश कर सकते हैं। मॉर्निंग की वीडियो में ही आपको बताया था किस प्रकार से आपके जो 6 सवाल है, 6 सवाल की आपको जो है गलत आंसर की दी गई हुई है। तो अगर आपने उसकी थोड़ी सी सुध ली है तो जाके आप वहां पे उसको अपने आंसर्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ मुख्य प्रश्नों के बारे में जिनको आपको यहाँ पर करना चाहिए। अगर आपने उनका आंसर ABCD कुछ भी मार्क किया है, जैसा कि बताएंगे अभी आगे, तो जाके आप क्या करिए, उसको जाके आप तुरंत वहां से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखेंगे कौन सा, हम सबसे पहला सवाल देखेंगे आपका जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी प्रानुकंपी से आपका सवाल लेंगे। और देखेंगे वहां पे उन्होंने जो है ऑप्शन नंबर ए को दिया हुआ है, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या साक्ष्य है उसके पीछे, ठीक है, उसकी यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सवाल नंबर 134 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक nervous system, constricts pupils and bronchioles, decrease heart rate and respiratory rate, increase blood glucose levels। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही बताया था आपको। ये सवाल नंबर कौन सा है आपका, 134। ठीक है, तो किन लोगों को क्लेम करना है, बात करेंगे यहाँ पे। क्लेम किसको करना है, क्लेम उनको करना है जिन्होंने क्या किया है, समझदारी से इसका आंसर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। एक है आपका ये वाला काम करेगा और दूसरा आपका ये वाला काम भी करता है। ठीक है, पुतलियों और ब्रोंकियोलेस को संकुचित करना, हृदय गति और श्वसन दर को यहाँ पर कम करने की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों चीजें कौन करता है, ये करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसका आप साक्ष्य कैसे देंगे, देखिए आपके पास अगर पीडीएफ हो या फोटो खींच के आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। एंड देन क्या करें, आप जाए कौन सी बुक के ऊपर, आप जाए अपनी एनसीईआरटी की बुक के ऊपर। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको क्लेम करके यहाँ पर 1 नंबर प्राप्त करने की ओर अपना जो है प्रयास उसको कर सकते हैं। एंड बीपीएससी को ये करना चाहिए कि वो क्या करें, यहाँ पे सभी लोग को आपको यहाँ पर 1 मार्क्स यहाँ पे प्रदान करें। ठीक है, जिन लोगों ने भी इसको डी मार्क किया हुआ है। ठीक है, ई का कोई सीन नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चैप्टर नंबर 3 आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3 में जाके आप वहां से कौन सा पेज है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये है आपका पेज नंबर 49 इंग्लिश में। ठीक है, और उसी के ऊपर पेज नंबर 48 में देखिए आपको ये वाला डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सवाल यहाँ से उठाया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या छूट रही है आपकी, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे। ये वाला जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक है और ये वाला आपका सिम्पैथेटिक है। उसमें क्या बोल रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल बोल रहा है, किसके अंदर होगा, आपके पैरासिम्पैथेटिक के अंदर होगा। इनहिबिट्स टीयर ग्लैंड, इंक्रीज सेलिब्रेशन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्लोज हार्ट, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, डिक्रीज हार्ट, वो यहाँ पे सही होता है। उसके साथ देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने इसको आंसर गलत मान लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, शायद वो भी अंदर पढ़ना भूल गए। इस प्रकार से आपको बोला जाता है कि आपको भी अंदर चीजें डीप में आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इंक्रीज डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सिस्टम, और यहाँ पर ये सब बातें कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ध्यान दें। तो ये आपको जो करना है, क्लेम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आएंगे आप यहाँ पे पेज नंबर 48 के अंदर, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है एक बार। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए और समझने का भी प्रयास करिए। द सिंपैथेटिक डिवीजन, जो आपका तंत्र होता है, डील्स विद इमरजेंसीज, है ना, इमरजेंसी से डील करता है। व्हेन द एक्शन मस्ट बी क्विक एंड पावरफुल, जब भी आपको फटाक से निर्णय लेना होता है तब क्या करेंगे, आपके सिंपैथेटिक डिवीजन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद क्या करेंगे, तुरंत आप क्लेम करने के लिए जाएंगे, क्या एक्टिवेट हो जाएगा आपका, ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, आपका डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, आपका भूख वगैरह लग रही है, समझ में नहीं आएगा। ब्लड फ्लोज फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स टू द मसल्स, ठीक है, आपकी जो है तनाव वगैरह आ जाएगा। ब्रीथिंग रेट आपकी देखिए जो है फटाफट हो जाएगी कि मेरा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई जो है, हार्ट रेट और ब्लड शुगर के लेवल क्या हो रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपैथेटिक में क्या होता है आपका, ये इंक्रीज होता है, आपका ये बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा है हमको, पूछा है पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। तो द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज मेनली कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जहां भी क्या होगी, जहां भी ऊर्जा कंजर्व करने की, ऊर्जा संरक्षण की बात होगी, वहां पे क्या आएगा आपका, वहां पे आपका पैरासिम्पैथेटिक आएगा। इट मॉनिटर्स द रूटीन फंक्शंस ऑफ द इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्या करता है हमारी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम है उनको रूटीन मॉनिटर करता है, देखता है सही सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर, आपने फॉर्म भर लिया, आपने क्लेम कर लिया, उसके बाद देखिए क्या होगा, द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन टेक्स ओवर, ये ऊपर आ जाएगा। इट deaccelerates the sympathetic division activation and calms down the individual to a normal condition। आप जो एकदम हाइपर हो रहे थे, क्लेम होगा हमारा नहीं होगा,
उसके बाद क्या करता है, आपको ये काम कर देता है। उसके बाद ही देखिए आपको प्यास लगेगी। जब आप काम में रहते हैं तो आपको प्यास वगैरह उतनी ज्यादा नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एज अ रिजल्ट ऑल बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड ब्लड फ्लो रिटर्न टू देयर नॉर्मल लेवल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ था अब वो क्या हो रहा है, अपने नॉर्मल लेवल पर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मान के चलिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इस गंजी के अंदर आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपने दूध उबाल रहे हैं आप, ठीक है। दूध उबाल रहे हैं आप, दूध ऊपर जाएगा, ये क्या कर रहा है, आपका सिंपैथेटिक डिवीजन आपका एक्टिवेट हुआ, दूध ऊपर तक आ गया है, ठीक है। यहाँ तक दूध आ चुका है। अब क्या करेंगे, उसको आप गैस बंद कर देंगे, फूंक मार के उसको बुझाएंगे। तो अब ये क्या होगा, डी एक्सेलरेट क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, है ना। गैस बंद होने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, और कहाँ पे लेके आएगा, जहां तक आपका दूध था उस नॉर्मल लेवल तक आपको ये लेके आएगा, ठीक है। तो जो जो चीजें इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज करने का काम किसका होगा, डिक्रीज करने का काम होगा आपके पैरासिम्पैथेटिक का। यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ी थी वो भी यहाँ पे कम करेगा, यहाँ पे आपकी सांसें तेज हुई थी वो भी यहाँ पे कम करेगा। यहाँ पे जो जो चीज एक्टिव होती जाएगी वो यहाँ पे आपका कम करता जाएगा, कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक आपका जो है करता जाएगा, ठीक है। अब पढ़िए सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का कार्य है। पुतलियों और ब्रोंकियोल्स को संकुचित करना बिल्कुल काम है, हृदय गति और श्वसन दर को कम करना भी इसका काम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब क्लेम करने के बाद आप शांति से बैठे हैं तो आपकी हार्ट बीट कम हो गई है और आपकी रेस्पिरेटरी जो है काफी फास्ट हो रहा है ना, उतनी तेजी से आप जो है सांसें ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर सही होना चाहिए। आप इसको क्लेम करें, यहाँ पे आपको +1 मिल सकता है, ठीक है। सबूत और गवाह के तौर पे आप क्या देंगे, आप यहाँ पर देंगे ये वाला पैराग्राफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑल बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड फ्लो रिटर्न टू देयर नॉर्मल लेवल्स। नॉर्मल लेवल्स पे कैसे आएंगे, जब वो डिक्रीज करेगा तभी ना वो आएंगे, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान दें। आपको इसको क्या करना चाहिए, आपके पास मौका है तो आप इसको जरूर क्लेम करें, यहाँ पे इसको आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है, इसका काम क्या है कि आपको जो है नॉर्मल रेगुलेशन में लेके आने का इसी का काम होता है। आगे के लिए भी आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है, दूध अब उबल चुका है, फूंक मार के उसको थोड़ा सा बंद करेंगे, एकदम उबल पे आ गया है तो, एंड गैस बंद करके क्या होगा, उसको हम धीरे धीरे डिक्रीज ले जाएंगे, कहाँ पे, अपनी नॉर्मल लेवल के ऊपर, ठीक है। अब बस ऐसा ना हो कि वो कहना चाहें कि डिक्रीज मतलब नॉर्मल लेवल के भी नीचे जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो अन्यथा उसी केस में जो है समझदार कोई होगा तो ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पूर्णतः यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ये आपकी क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को भी कम करता है और क्या करता है, आपकी श्वसन क्रिया को भी ये कम करता है। कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। मान के चलिए ये प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग जो है अभी भी सहमत नहीं होंगे तो उनका कुछ किया जा सकता नहीं है। ये देखिए ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये है आपकी ट्रेन यहाँ से छूट चुकी है, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ बाहर से आप जब आ रहे हैं, भागते हुए आप आते हैं, भागते हुए आते हैं तो कौन सा डिवीजन एक्टिवेट है, आपका सिम्पैथेटिक एक्टिवेट है। एंड जैसे ही आप मान लीजिए आपने गाड़ी पकड़ ली, भागते हुए पकड़ ली आपने, तो अब देखिए जैसे ही आप बैठते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे क्या होती है, स्लो डाउन होती है, कम होती है। क्या बताइए, उस स्पीड में आपकी जो रेस्पिरेशन है क्या वो फास्ट रहता है, क्या वो उतना ही रहता है, नहीं, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे हार्ट बीट के साथ आपका ये डिक्रीज होता है। कौन करता है यहाँ पे, आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर आपने डी मार्क किया है तो जाइए धड़ल्ले से और यहाँ पे इसको क्लेम करिए, ठीक है, आपके पास मौका है तो, ठीक है। ऑल राइट, ओके। इसके बाद देखिए अगला सवाल 148, इसके पहले आप इसको क्या करेंगे, जाके आप क्लेम कर देंगे। 148 को देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच कोपिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चेंजिंग वंस थॉट्स एंड परसेप्शंस अबाउट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन टू रिड्यूस इट्स इमोशनल इम्पैक्ट। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, इमोशन फोकस्ड कोपिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी जाके आप क्या करिए, इसको भी जाके आप क्लेम करिए। ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव यहाँ पे आपके गलत दिया हुआ है, सेम कहाँ से उठाया हुआ है, आपके एनसीईआरटी से। अभी आप देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको क्लेम करने के लिए बोले गए हैं, एक दो को छोड़ के आपके लगभग सभी जो है कहां से उठाए गए हैं, आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। यहाँ पे समझिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू देम। अब ये देम कौन है, ये आप अगले टीआरई 3.0 के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। कोपिंग रिस्पॉन्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। दो प्रकार के बोल रहे हैं, एक आपका प्रॉब्लम फोकस्ड है, पीएफ है, और एक आपका ईएफ है, इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजीज अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ। किस पे अटैक करते हैं, सीधा सीधा जो स्ट्रेसर है, जो प्रॉब्लम है, उसी पे अटैक करते हैं। with behaviors designed to gain information, to alter the event and to alter belief and commitment, ठीक है। they increase the person's awareness level of knowledge and range of behavioral and cognitive coping options. they can act to reduce the threat value of an event, यहाँ पे इसका काम भी कर सकते हैं, ठीक है। for example I made a plan of action and followed it, ठीक है, कि मैंने ऐसा किया और ये कर लिया। यहाँ पे देखिए इमोशन फोकस स्ट्रेटेजीज कॉल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस, ऐसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करना है आपको, डिजाइंड primarily to limit the degree of emotional disruption caused by an event, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अटैक करना है उस स्ट्रेसर को ही, उस प्रॉब्लम को ही। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ इमोशनल डिसरप्शन, ये जो व्यक्ति है आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में क्या कर दिया आपने, इमोशन फोकस से चेंज कर दिया आपने उसको, ठीक है।
इसको बदलने के बजाय टू मिनिमल द एफर्ट टू अल्टर द इवेंट इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये इमोशन फोकस की बात कर रहा है, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि कॉल्स फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस डिजाइन प्राइमरीली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिसरप्शन, काफी हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, बाय एन इवेंट विथ मिनिमल एफर्ट टू अल्टर द इवेंट इटसेल्फ, मतलब जो स्ट्रेसर है इसके बारे में क्या करें, अपने जो भी भाव हैं उनको हम चेंज कर लें, उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर लें। ठीक है, ताकि हमको क्या हो, हमको कुछ भी हार्म ना हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इमोशन फोकस में क्या कर रहे हैं, इमोशन फोकस के अंदर क्या कर रहे हैं आप जिस प्रकार से फील कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इस स्ट्रेसर के प्रति। आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे जाके ये पेज नंबर क्या है इसको आप वहाँ पे चिपका देंगे, 62 नंबर का है। ठीक है, कि इमोशन फोकस्ड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, चेंजिंग वंस थॉट्स एंड परसेप्शंस अबाउट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन टू रिड्यूस इट्स इमोशनल इम्पैक्ट। यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी इमोशन फोकस्ड कोपिंग के बारे में, विच कोपिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, हमारा उस स्ट्रेसर के प्रति हमारा क्या होगा, हमारा बिहेवियर, नॉट बिहेवियर, हमारा जो है थॉट जो है हमारा चेंज होगा। वहां पे हम जैसा उस प्रकार के उस व्यक्ति के या जो स्ट्रेसर है उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे क्या होगा, यहाँ पे हमको रिड्यूस इट्स इमोशनल इम्पैक्ट, ये हमको जितना इमोशनली इम्पैक्ट कर रहा है उस पर क्या होगा, हमको यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यही क्या होती है आपकी, यही इमोशन फोकस्ड कोपिंग है। प्रॉब्लम फोकस में क्या होता है, आपका ध्यान पूरा का पूरा स्ट्रेसर की ओर होता है। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान क्या है, स्ट्रेसर की ओर होता है। अब मान के चलिए आप जा रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल भी देख ही लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आप जान रहे हैं, मान लीजिए ये सुनसान रास्ता है। ठीक है, यहाँ सुनसान रास्ते से आप जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं अपना। ठीक है, तो क्या होगा आपको, अगर आप प्रॉब्लम फोकस करेंगे तो क्या होगा आपको कि आप इसको देखते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, इस प्रकार की बातें होगी। ठीक है, एंड इमोशन फोकस में आप आ जाएंगे तो क्या होगा कि इसके बारे में जो आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसमें थोड़े से आप वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आई नो यहाँ पे तो बहुत ही खराब एग्जांपल दिया है, बट स्टिल ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको समय बचाते हुए अपना क्लेम करना है यहाँ पर। ठीक है, इस पे आप ध्यान दें, एग्जांपल इसको कवर करेंगे हम कहाँ पे, 3.0 के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे सेम एग्जांपल यहाँ पर किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 148 का आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट वाला, आपका इमोशन फोकस्ड कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग नहीं है, अवॉइडेंस भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है और डी भी नहीं है। राइट आंसर क्या है, इमोशन फोकस कोपिंग। तो अगर आपने बी मार्क किया है तो जाइए तुरंत, एक नंबर यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है फ्री में। ठीक है, इसको यहाँ से उठा लीजिए, एनबीपीएससी ने अगर इसको चेंज कर दिया तो। राइट, ओके, क्लेम करेंगे तभी ना वो चेंज करेंगे। अब उनको पता होना आएगा कि इनको क्लेम करना है, इनको चेंज करना है, क्लेम करिएगा तभी वहां पर वो क्या करेंगे, चेंज उसको करेंगे, है ना। वो भी तो समझेंगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, चीजें उनको आती हैं, मालूम है। ऑलराइट, और फिर 3.0 में तगड़े पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। जल्द से जल्द क्या करिए, जाके इसको आप यहाँ पर क्लेम करिए। आपको वहां पर +1 +2 आपका जो हो सकता है उसके लिए वहां पे आपको अटेम्प्ट करना होगा। राइट, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं करिएगा तो बाद में पछताइएगा, इसलिए अभी क्या करिए, इसको अभी इसको आप यहाँ पर क्लेम करिए जाके। ठीक है, एंड वीडियो को ही विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। क्या क्या सारी चीजें क्लेम करनी है, 6 सवाल बताएं आपको कौन से क्लेम करने हैं मॉर्निंग की वीडियो में। ठीक है, तो वहां से भी देखिए साक्ष्य कहाँ है, सारे आपके एनसीईआरटी से थे। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थोड़ी सी इसकी जो है रिवाइज्ड की वगैरह आ जाने दीजिए, फिर बात करेंगे आपके कट ऑफ वगैरह क्या कैसे है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 50 के ऊपर किसी का अगर स्कोर है फिलहाल तो अपने आप को सेफ माने। ठीक है, 40 से 50 तो नहीं, 39 से 48 जो पहले का बार था ना, उसमें जो है आपका यहाँ पर आप लोग जो है मिड रेंज में है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता अभी वो आंसर की में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन क्या क्लेम कर रहा है ना, ये कोई नहीं जानता, है ना। बीपीएससी भी क्या किसको क्लेम को मानती है, किसको नहीं मानती है, वो सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर निर्भर करेंगे। ठीक है, एंड जितने ऑप्शंस में देखिए ई करेक्ट होता जाएगा, जितने ऑप्शंस में ई करेक्ट होता जाएगा उतना क्या होगा, यहाँ वालों के नंबर भी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपका काम क्या है, आपका काम है यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करना, आपका काम है क्लेम करना। ठीक है, क्लेम करेंगे महत्वपूर्ण साक्ष्य के साथ तो यहाँ पे जो है डिक्रीज होगा, तो कट ऑफ वगैरह वहाँ पे और नीचे आने की संभावना है। ठीक है, ऑल राइट, जैसे मान के चलिए एक सवाल का बी आंसर है, एक का ई आंसर है, तो जिसने ई मार्क किया होगा उसको क्या होगा, अब बी करना पड़ेगा, तो यहाँ से उसका 1 नंबर घटेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रक्रिया काम करेगी। आने दीजिए रिवाइज आंसर की, देखते हैं क्या क्या सारी चीजें वहाँ पे बदलाव हुआ है। उसके बाद बात करेंगे आपके कट ऑफ वगैरह के बारे में। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे आगे भविष्य में अगर टीआरई 3.0 होने वाली है तो उसके संदर्भ में आपको क्या सारी चीजें करना है। ठीक है, और अभी अगर स्टेट वगैरह का एग्जाम भी आ रहा है तो उसके लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। राइट, अगर आपका मान लीजिए 25 और 30 नंबर है तो आप लोग के लिए बहुत 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 मुश्किल चांसेस हैं, इसका आप यहाँ पर ध्यान दें। हो सकता है अगर कर लें यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपको 25 से 30 नंबर के अंदर होगा। हम तो चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका
बीपीएससी के हाथों में यहाँ पर वो जो भी रिजल्ट देंगे वो सभी को यहाँ पे स्वीकार करना होगा। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ यहाँ पर धन्यवाद। जल्दी से जाइए और क्लेम करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस नाइट अहेड। शुभ रात्रि, शब ब खैर।